हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। तो आज 9 जून 2021 है। आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट न्यूज़ आइटम विच इज़ दैट देयर हैव बीन ग्रोथ ऑफ सी स्नोट्स, ठीक है, अराउंड टर्की के आसपास बहुत ज़्यादा सी स्नोट्स की ग्रोथ देखने को हमें मिली है। जिसकी वजह से एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं उसने बहुत ज़्यादा कंसर्न्स शो किए हैं उन्होंने, ठीक है, कि टर्की में एक्यूमुलेशन ऑफ सी स्नॉट देखने को मिला। व्हाट इज द सी स्नॉट एक्चुअली? इट इज़ अ स्लाइमी लेयर ऑफ ग्रे और ग्रीन ग्रे और ग्रीन स्लज इन द कंट्री का सीज, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि कंट्रीज की सीज में क्या होता है कि एक थिक म्यूसिलेज का एक लेयर बन जाता है वाटर के सरफेस के ऊपर। एक थिक ब्राउन कलर का फेल्गम जैसा म्यूसिलेज का लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नीचे वाली जो फिशेज हैं, ठीक है, या नीचे वाला जो मेराइन बॉडी है, मेराइन इकोसिस्टम है, उसको इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है नीचे नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से एक्सफिक्सिएट होकर वो मर जाती हैं, फिशेज हैं या फिर और मेराइन जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो ये एक स्लाइमी लेयर ऑफ ग्रे और ग्रीन स्लज इन द कंट्रीज सी हैव बीन सीन, ठीक है, विच कैन कॉज कंसीडरेबल डैमेज टू द मराइन इकोसिस्टम। अब ये क्या है कि टर्की में क्या सिनेरियो है कि टर्की में एक सी ऑफ मरमरा है जो कि ब्लैक सी और एजेंट सी को कनेक्ट करती है। वहां पे एक लार्ज आउटब्रेक देखने को मिला है हमें सी स्नॉट का, ठीक है। तो द स्लज हैज ऑल्सो बीन स्पॉटेड इन द एडजॉइनिंग एरियाज, जैसे कि ब्लैक सी में एजेंट सी जो आसपास के एरियाज हैं उनमें भी देखने को मिला है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये क्यों होता है? अब देखो हमारे यहाँ पे एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है। अर्बनाइजेशन की वजह से सीवेज वेस्ट और बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट ऐसी ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है। और बढ़ने की सीवेज का बढ़ने का पेस जो है हमारी मैनेजमेंट के पेस से बहुत ज़्यादा है। वी आर नॉट एबल टू मैनेज द अमाउंट ऑफ दैट अ बिग अमाउंट ऑफ सीवेज, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि व्हाट वी पीपल आर डूइंग दीज डेज कि हम जो एक्सेस ऑफ सीवेज है या जो वेस्ट है उसको हम सीज में डंप कर देते हैं। उसकी वजह से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। और इसमें और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, जैसे कि राइजिंग टेम्परेचर है। राइजिंग टेम्परेचर हैज़ बीन बिगेस्ट एनिमी ऑफ ओशन की प्रॉब्लम्स दीज डेज, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि हाउ टेम्परेचर इज इम्पैक्टिंग सीवेज दिस सी स्नॉट एंड हाउ इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओशन लाइफ की डिटीरियोरेशन। So let's see this. What is sea snot? Sea snot is marine mucilage that is formed when the algae are overloaded with the nutrient as a result of water pollution combined with the effects of the climate change. ठीक है, the nutrient overloading occur when the algae feast on the warm weather caused by the global warming. Water pollution adds to the problem also. ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे एल्गी फर्स्ट ऑफ ऑल सीवेज की वजह से वाटर की न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो रही है, ठीक है, प्लस वार्म वेदर है जो एक बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है एल्गी को या फाइटोप्लैंक्टन्स को कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस से ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि एक थिक लेयर बन जाती है सी के सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो प्लस वाटर पोल्यूशन इस प्रॉब्लम में ऐड करता है, वो हमने देख ही लिया है, ठीक है। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैव सेड दैट द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज एंड द अनकंट्रोल्ड डंपिंग ऑफ द हाउसहोल्ड प्लस इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, इनटू द सीज हैज लेड टू द प्रेजेंट क्राइसिस, ठीक है। ये जो थिक स्लाइमी लेयर है ऑर्गेनिक मैटर की विच लुक लाइक ये जो है थिक स्लाइमी लेयर है म्यूसिलेज की, ये एक विशियस ब्राउन कलर का फॉर्मी सब्सटेंस की तरह हमें दिखती है, ठीक है। और ये जो है ये इस टाइम पे जहाँ पे कंसर्न है तो ये सी ऑफ इस्तांबुल तक फैल गई है, ठीक है। इट हैज़ बीन स्प्रेड थ्रू द सी साउथ ऑफ इस्तांबुल, आई मीन जो अंडर इस्तांबुल साउथ ऑन द साउथ सदर्न साइड ऑफ इस्तांबुल जो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है इस टाइम पे, जिसकी वजह से वहाँ के सारे हार्बर्स जो हैं या फिर शोर लाइन है वो बैडली इम्पैक्टेड है, ठीक है। एंड ये हाउ इट अफेक्ट्स द मेराइन इकोसिस्टम। ये कैसे होता है कि जब म्यूसिलेज की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है सरफेस के ऊपर, ठीक है, वो सरफेस के ऊपर तैरता है वो जो म्यूसिलेज होता है सीज में एक ब्राउन फेल्गम की तरह, ठीक है। तो जो मेराइन इकोसिस्टम है उस कंट्री का बहुत इम्पैक्ट होता है। कैसे कि जो नीचे जो फिशेस होती हैं, ठीक है, बहुत सारी फिश की पॉपुलेशन होती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो उनकी मास
डेथ हो जाती है, ठीक है। प्लस कॉरल्स और स्पॉन्जेस, ये कॉरल्स और स्पॉन्जेस जो हैं ये भी अलॉन्ग विद फिशेस ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ओशन की फूड चेन का, ठीक है। तो ये जो है ये ओशन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से ये सारी जो स्पीसीज हम बोल सकते हैं, ऑल दी स्पीसीज आर गेटिंग इम्पैक्टेड इन वेरी वर्स्ट वे, ठीक है। तो एक वर्स्ट तरीके से ये चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं और मास डेथ्स हमें इन स्पीसीज की देखने को मिलती है, ठीक है। द म्यूसिलेज इज नाउ कवरिंग द सर्फेस ऑफ द सी, सरफेस ऑफ सी के ऊपर तो है ही, लेकिन 80 to 100 फीट ऑफ डेप्थ जो है इसकी, उसमें भी ये म्यूसिलेज नीचे तक फैला होता है, मतलब 80 to 100 फीट इसकी जो है डेप्थ हमें देखने को मिलती है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, इफ अनचेक्ड, ये क्या होगा, तो फिर ये जो म्यूसिलेज की ये लेयर है इट विल कोलैप्स, ठीक है, ये कोलैप्स हो जाएगी और ये बॉटम में चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। नीचे जाके क्या होगा कि ये सी का जो फ्लोर है उसको कवर करेगी, सी को के फ्लोर को अगर ये कवर करेगी तो वहाँ का जो सी फ्लोर का मेजर स्पीसीज है या बायोटा है, ठीक है, उसको मरीन इकोसिस्टम को उसको इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि इससे इट कैन ऑल्सो पॉइजन, ठीक है, ऑल एक्वाटिक फॉर्म्स, कि जितनी एक्वाटिक फॉर्म्स है सी सरफेस पे एस्फिक्सिएशन करके मार रही है, नीचे जाके फिर इम्पैक्ट कर रही है मरीन लाइफ को, तो सारी की सारी लाइफ फॉर्म जो ओशन में है उनको ये पॉइजन कर सकती है, इंक्लूडिंग फिशेज, क्रैब, ऑयस्टर्स, मसल्स एंड द सी स्टार। सी नॉट ओनली ओशन का इकोसिस्टम इनके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये जो स्पीसीज हैं या ओशन का मराइन इकोसिस्टम है, मैनकाइंड भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बीट इन टर्म्स ऑफ फूड, बीट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन, ये वो सब चीज़ों में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइम पे टू गिव ड्यू कंसिडरेशन टू दिस क्राइसिस दैट इज दैट हैज पॉप्ड अप जस्ट नाउ, ठीक है। तो बिसाइड द एक्वाटिक लाइफ, द सी स्नॉट आउटब्रेक हैज ऑल्सो अफेक्टेड द लाइवलीहुड ऑफ द फिशरमैन के लाइवलीहुड को भी बहुत इसने इम्पैक्ट किया है। क्या होता है कि स्लज जो होता है ना, ये जो भी स्लज है, सीवेज वाला जो स्लज है, ये नेट में कनेक्ट हो जाता है, कि ये जो फिशरमैन है जब ये नेट फेंकते हैं फिशेस को कैच करने के लिए, तो उसमें स्लज कैप्चर हो जाता है और ये नेट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, और जब वो उसको वापस खींचते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, और ब्रेक होने से फिर वो नीचे वहीं पे गिर जाते हैं। देखो इसका फिशरमैन को तो नुकसान हो ही रहा है, प्लस इसमें कुछ फिशेस जो होती हैं, बड़ी फिशेस, वो इसमें इंटैंगल हो जाती हैं और वो जो है उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, बिकॉज आफ्टर दैट दे आर नॉट एबल टू मूव, ठीक है। सेकेंडली कुछ फिशेज इसको खा भी लेती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भी उनकी डेथ हो जाती है। सो इट इज़ अ थिंग ऑफ ग्रेव कंसर्न, ठीक है, मतलब क्योंकि एक कड़ी से कड़ी जुड़ रही है ना, जैसे ये एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट की तरह है कि स्लज से फिशरमैन का नेट गया, नेट से फिशेस गई, ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम पड़ती जाती है, ठीक है। मोर ओवर द म्यूसिलेज कोटिंग जो होती है, अब क्या होता है कि नेट के ऊपर म्यूसिलेज की कोटिंग हो जाती है, ठीक है, उस कोटिंग की वजह से, उन स्ट्रिंग के ऊपर कोटिंग की वजह से क्या होता है कि अब जो नेट है, पहले उसमें आराम से फिश कैप्चर हो जाती थी, उसको फिशरमैन निकाल लेता था और मार्केट में सेल कर लेता था, बट अब म्यूसिलेज की कोटिंग की वजह से क्या होता है कि वो नेट जो होता है फिशेज को विजिबल होने लग गया है, ठीक है, तो फिशेज उससे दूर भागती हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से फिशरमैन को बहुत इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है कि सम एक्सपर्ट्स हैव आल्सो वार्न्ड दैट द सी स्नॉट कैन कॉज आउटब्रेक ऑफ द वाटरबोर्न डिजीजेज एज वेल, कि बहुत ज़्यादा वाटरबोर्न डिजीजेज जो है वो भी हमें देखने को मिल सकती है इस सी स्नॉट्स की वजह से, जैसे कि कॉलरा है, ठीक है, इस्तांबुल जैसी सिटीज़ में, ठीक है। इकोलॉजिस्ट ने बोला है कि ब्राउन म्यूसिलेज फ्लोटिंग ऑन द सी ऑफ टर्की, ये एक साइन है हाउ मेराइन इकोसिस्टम कैन बी डैमेज्ड एंड द इफेक्ट इट कैन हैव ऑन द एनवायरनमेंट एज होल इफ सीरियस स्टेप्स आर नॉट टेकन टू टैकल द ट्विन क्राइसिस ऑफ द पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये दोनों मिल के बहुत डेलीटीरियस चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है, ओशन की हेल्थ के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज टू टैकल दिस ट्विन प्रॉब्लम, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि इंडिया में लूज अबाउट 3 to 10% ऑफ द GDP एनुअली बाय 2021, ठीक है। तो क्या है कि द रिपोर्ट टाइटल द कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया लुक्स एट द इकोनॉमिक कोस्ट ऑफ द क्लाइमेट related risk in the country and points to the possibility of increase in inequality and poverty। कि एक रिपोर्ट आई है अभी कि द कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया,
ये इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को एनालाइज करती है कंट्री में और बताती है कि मतलब क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के चलते इंडिया की में इनइक्वालिटी या पॉवर्टी आने का क्या सिनेरियो है या कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया कैन लूज एनीवेयर बिटवीन 3 to 10% ऑफ इट्स जीडीपी। ठीक है, बाय 2021, ठीक है, बाय 2100 मे बी। सो एंड इट्स पॉवर्टी रेट मे राइज बाय 3.5% इन 2040। कहने का मतलब है कि 3 से 10% ऑफ जीडीपी हमें जो है 2000, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग होगा, 2021 तक हमें 3 to 10% ऑफ जीडीपी का लॉस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड इट्स पॉवर्टी मे राइज टू 3.5% इन 2040 ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज बाय द लंदन बेस्ड ग्लोबल थिंक टैंक ओवरसी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो ओवरसी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है उसने भी ये प्रोजेक्शन दी है। की कंसर्न क्या है कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ऑलरेडी जो है कॉन्सिक्वेंसेस देख रहा है 1 डिग्री, क्योंकि अब देखो कि पिछले सेंचुरी के मुकाबले इस टाइम पे 1 डिग्री जो टेम्परेचर है ऑलरेडी इंक्रीज कर चुका है। 1 डिग्री टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, इन द सेंस कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट ही है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का राइज करना। उसकी वजह से भी इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसके देखने में मिल रहे हैं इंडिया को। ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं कि जैसे हीट वेव, एक्सट्रीम हीट वेव्स का इवेंट देखने को मिल रहा है, हैवी रेनफॉल हो रहा है, सीवियर फ्लडिंग हो रही है और कैटास्ट्रॉफिक स्टॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सी लेवल राइज हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ्स आर गेटिंग डैमेज्ड, लाइवलीहुड जो है वो खराब हो रहा है। ठीक है, प्लस एसेट्स अक्रॉस द कंट्री आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड। ठीक है, तो द क्लाइमेट चेंज इज ऑलरेडी स्लोइंग द पेस ऑफ द पॉवर्टी रिडक्शन एंड इंक्रीजिंग द इनइक्वालिटी इन इंडिया। क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी पॉवर्टी रिडक्शन की हमारी जो स्पीड है या पेस है उसको डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसको स्लो कर रहा है, प्लस इनइक्वालिटीज को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है, ये एक इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, हैव वार्म्ड द फास्टेस्ट, जो ज़्यादा जल्दी गर्म हुई हैं डिस्ट्रिक्ट्स, जिन्होंने वार्मिंग के ज़्यादा इम्पैक्ट को देखा है, उनमें 56% लेसर, ठीक है, एवरेज ग्रोथ देखने को मिली है देन उन सिटीज से या डिस्ट्रिक्ट से जो कम वार्मिंग हुई है जिसमें। ठीक है, विदाउट रैपिड ग्लोबल एक्शन टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन द राइजिंग एवरेज टेम्परेचर में एक्चुअली रिवर्स डेवलपमेंटल गेन्स दैट ऑफ द रिसेंट डेकेड्स। कि अगर ऐसा ही सिनेरियो रहा तो जो हमने पिछले कुछ टाइम में डेवलपमेंट की है, ये राइजिंग टेम्परेचर के जो डेलीटीरियस इम्पैक्ट्स हैं, ये उस हमारे ट्रेंड को भी, उस हमारी डेवलपमेंटल गेन्स को भी रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, द रिपोर्ट फाइंड्स दैट इवन इफ द टेम्परेचर आर कंटेन्ड टू 2 डिग्री, अगर इवन इफ टेम्परेचर 2 डिग्री तक ऑफ सेल्सियस तक हम कंटेन कर लेते हैं, देन ऑल्सो इंडिया विल लूज 2.6% ऑफ जीडीपी एनुअली। लेकिन अगर इसके साथ साथ अगर ग्लोबल टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाता है तो लॉस जो है 13.4% एनुअली हो जाएगा। ठीक है, दीज रिजल्ट्स आर नैरोली बेस्ड ऑन द प्रोजेक्शंस ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन चेंजेस। ठीक है, एंड द इफेक्ट ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट सेक्टर्स। क्लाइमेट चेंज में ऑल्सो अफेक्ट द लेबर प्रोडक्टिविटी थ्रू एडिशनल चैनल्स, फॉर इंस्टेंस बाय इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द एंडेमिक वेक्टर बॉर्न डिजीजेज। कि अलॉन्ग विद कि टेम्परेचर से क्या होगा एक्चुअली कि अगर टेम्परेचर चेंजेस होंगे, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल पैटर्न चेंज होगा। ठीक है, रेनफॉल पैटर्न के चेंज होने की वजह से, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, रेनफॉल पैटर्न के चेंज होने की वजह से लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी हर एक सेक्टर में, नॉट ओनली एग्रीकल्चर में तो बहुत ज़्यादा होगी, इसके साथ साथ बाकी सेक्टर्स में भी होगी। ठीक है, प्लस एक एडिशनल तरीका है जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी बढ़ सकती है, क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बहुत ज़्यादा ऑलरेडी होती हैं। ठीक है, तो ऐसे क्लाइमेट चेंज की वजह से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फिलेरियासिस, जापानीज एंसेफेलाइटिस प्लस विसरल लिशमेनियासिस, ऐसी डिजीजेस के बढ़ने का बहुत खतरा है। ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस वो डिजीज होती हैं जो एक वेक्टर के थ्रू हमें होती है, कि पैरासाइट कोई और होता है, जैसे मलेरिया है उसका पैरासाइट प्लाज्मोडियम है, कि वो प्रोटोजोन से होती है, प्रोटोजोआ से होती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम से, बट उसको हमारे अंदर ट्रांसफर जो है वो मॉस्किटो करता है। ठीक है, एनोफ्लीस मॉस्किटो। ऐसे इन डिजीजेस को ट्रांसफर करने के लिए जो है हमारी बॉडी में ट्रांसफर करना किसका काम है, फ्लाइज करती हैं। ठीक है, मॉस्किटोज जैसे क्यूलेक्स, एडीज, एनोफ्लीज, ये सब जो है
ट्रांसफ़र करते हैं ये डिजीजेज। और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में मस्कीटोज, फ्लाइज, इन सबका सबके लिए सबसे ज़्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है इनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो एनवायरमेंटल चेंज इसको भी इम्पैक्ट कर सकता है। प्लस एन एनालिसिस ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, महानदी डेल्टाज में भी ये देखने को मिला है कि इट हैज़ ऑल्सो शोन दैट द क्लाइमेट इंड्यूस्ड disappearances of this activity will lead to economic loss of 18 to 32% of GDP तक हमें लॉस देखने को मिल सकता है। इट फर्दर पॉइंट आउट दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ द राइजिंग इनइक्वालिटीज़, ठीक है, राइजिंग इनइक्वालिटीज़ भी हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि इनकम एंड वेल्थ लेवल चेंज होगा। सी जब भी कोई इकोनॉमिक लेवल पे कोई चेंजेस आते हैं, इनइक्वालिटी आती है, ठीक है, एक चेन बन जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकम या वेल्थ, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आएंगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो जो सोशल सिनेरियो है उसको इम्पैक्ट करेगा। जेंडर रिलेशंस चेंज होंगी, कास्ट डायनेमिक्स चेंज होंगी, ठीक है। सो ऑल्सो, ठीक है, क्लाइमेट चेंज टू परपेचुएट एंड एग्जर्बेट दीज इनइक्वालिटीज़, इन इनइक्वालिटीज़ को क्लाइमेट चेंज और बढ़ा देगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ राइजिंग सीरियल प्राइसेस, सीरियल के प्राइसेस आर राइजिंग, ठीक है, वेजेस आर डिक्लाइनिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पेसिफिकली, एंड इकोनॉमिक एंड द स्लोअर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, these things are all attributable to the climate change, and it could increase India's national poverty rate by 3.5% in 2040 compared to the zero warming के comparison में 3.5% rise हमें देखने को मिल सकता है poverty में। This equates to the around 50 million more people, कि 50 मिलियन ज़्यादा गरीब लोग हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड वाइल बोथ, क्योंकि अब देखने की बात है कि अर्बन और रूरल दोनों बहुत इम्पैक्ट होंगे, बट ऐसे फंडामेंटल चेंजेस से रूरल पॉपुलेशन जो होती है वो ज़्यादा हार्डर इम्पैक्टेड रहती है, ठीक है। अब इसका वे आउट क्या है? परसुइंग अ लो कार्बन डेवलपमेंट, कि हमें लो कार्बन डेवलपमेंट जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, मतलब इन द सेंस की जो टेक्नोलॉजी है हमें लो कार्बन वाली यूज़ करनी है, ठीक है। परसुइंग द लो कार्बन डेवलपमेंट एंड दिस कुड मिटिगेट द प्रोजेक्टेड कॉस्ट। इससे क्या होगा कि अगर हम लो कार्बन डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, तो उससे प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी मतलब जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स की, वो डिक्रीज होगी, ठीक है, और जो कि एक इकोनॉमिक एडवांटेज की तरह काम करेगी। प्लस एक क्लीनर और मोर रिसोर्स एफिशिएंट पाथ हमें जो है हम फॉलो कर पाएंगे डेवलपमेंट का, विच कुड if we are following a cleaner and more resource efficient path to the development, it can also stimulate a faster and fairer economic recovery of India, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी और फास्ट और एफिशिएंट हो सकती है, ठीक है, एंड हेल्प इंडिया सिक्योर द प्रॉस्पेरिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन द लॉन्गर टर्म में। सी एनवायरनमेंट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द फ्यूचर, be it in economic terms, be it in political terms, be it in social terms. In every scenario, environment is going to play a bigger role. So it's better that we start using the more resource efficient and cleaner energy technologies and cleaner technologies, so as to make India's business and India's space look more competitive, ठीक है। तो लोअर इकोनॉमिक ऑप्शंस आर ऑल्सो आर मोर एफिशिएंट ऑल्सो, ठीक है, लेस पोल्यूटिंग होते हैं, मोर एफिशिएंट होते हैं। इससे हमें इमीडिएट बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्लीनर एनर्जी, ठीक है, ग्रेटर एनर्जी सिक्योरिटी भी देखने को मिलेगी, और जॉब क्रिएशन जो है इंडिया में वो भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज अबाउट कारा। कारा जो है एक सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। ये नोडल बॉडी की तरह काम करती है इंडियन चिल्ड्रन के अडॉप्शन के केस में, ठीक है। ये इन कंट्री और इंटर कंट्री, मतलब इनसाइड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, अडॉप्शंस को कंट्रोल करती है। ये सेंट्रल अथॉरिटी है जो इंटर कंट्री अडॉप्शंस के साथ डील करती है। इसकी जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजंस ऑफ द हेग कन्वेंशन, ठीक, ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शंस विच वर अडॉप्टेड इन 1993, और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको 2003 में रेटिफाई किया था, ठीक है। ये प्राइमरीली जो अडॉप्शन के साथ डील करती है उन चिल्ड्रंस की जो यूजुअली ऑर्फन होते हैं, अबैंडन्ड होते हैं और सरेंडर किए गए होते हैं, सरेंडर चिल्ड्रन, ठीक है, थ्रू इट्स एसोसिएटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज, ठीक है। नेक्स्ट ये था कारा के बारे में। नेक्स्ट है हमारी अल्जाइमर्स डिजीज। तो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने एक अप्रूव किया है, एक नई मेडिसिन अप्रूव की है, ठीक है, एडुकैनुमैब,
ठीक है, ये एक ड्रग है, ये फर्स्ट ड्रग है जो अल्जाइमर डिजीज के अंडरलाइन कॉज को टारगेट करता है। अल्जाइमर एक्चुअली क्या है, डेमेंशिया एक टर्म यूज होती है, एक अम्ब्रेला टर्म है जो लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग वाली जो मेमोरी लॉस टाइप की जो डिजीजेज होती हैं उनके लिए एक अम्ब्रेला टर्म होती है डेमेंशिया। अल्जाइमर डिमेंशिया जो है मोस्ट कॉमन टाइप की इलनेस है, ठीक है। और इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसका अंडरलाइन कॉज है, इसमें प्लेग्स और टैंगल्स का फॉर्मेशन होता है ब्रेन में, ठीक है, जिसकी मैनिफेस्टेशन हमें फॉरगेटफुलनेस, आई मीन जो सिम्टम्स जो पेशेंट में दिखते हैं, ये तो अंडरलाइन कॉज है, ठीक है। जो पेशेंट में सिम्टम दिखते हैं वो फॉरगेटफुलनेस होती है, मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। एंड ऑफ्टन ये जो होते हैं ये अर्ली सिम्टम्स है, मेमोरी लॉस और जो फॉरगेटफुलनेस है, ठीक है। बट जैसे जैसे उसकी इलनेस बढ़ती है, पेशेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज होने शुरू हो जाते हैं, कंफ्यूज दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दे मे लूज देयर वे अराउंड द फैमिलियर प्लेसेस, की मतलब वो रास्ता भूल जाना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उनको याद रहनी बंद हो जाती हैं, ठीक है। एंड हैव डिफिकल्टीज, और उनको बेसिक प्लानिंग करने के लिए, छोटे छोटे जो बेसिक सिंपल टास्क होते हैं वो कंप्लीट करने के लिए भी उनको उसमें दिक्कत होती है, ठीक है। ये डिजीज जो है ये एक्चुअली होती क्यों है कि ये एक एसेलरेटिंग ऑफ एजिंग, एसेलरेशन ऑफ एजिंग प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन जो होते हैं ब्रेन सेल्स होते हैं, जब इनकी एजिंग जो है बहुत तेज हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है, तो उस केस में जो हमें है ये डिमेंशिया या अल्जाइमर्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। द डिसीज इज बेसिकली एन एसेलरेटेड एजिंग ऑफ सर्टेन न्यूरॉन्स इन द ब्रेन दैट आर कंसर्न्ड विद, और कौन से न्यूरॉन्स इंपैक्ट हो रहे हैं इस केस में, जो स्टोरेज और प्रोसेसिंग ऑफ मेमोरी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 2017 का डेटा है कि डिमेंशिया अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड इससे इम्पैक्टेड हैं, ठीक है। ये नंबर बोलते हैं कि ये रिपोर्ट जो थी इसने प्रोजेक्ट किया था कि 82 मिलियन तक बढ़ जाएगा बाय 2030। इंडिया में भी अप्रॉक्सीमेटली 5.3 मिलियन केसेस हैं, ठीक है। हर 60 ईयर से ऊपर जिन भी लोगों की एज है उनमें से हर 27 में से एक इंसान जो है वो डिमेंशिया से पीड़ित है, डिमेंशिया से सफ़र कर रहा है 2020 में। एंड अकॉर्डिंग टू डिमेंशिया इन इंडिया 2020 रिपोर्ट विच इज़ पब्लिश्ड बाय द अल्जाइमर्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर सोसाइटी इन इंडिया, उसने बोला है कि ये जो है 2030 तक 7.6 मिलियन हो जाएगा। हॉलमार्क ऑफ अल्जाइमर डिजीज़ क्या है कि क्या होता है एक्चुअली अल्जाइमर्स में कि डेब्रिस एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। डेब्रिस, अब ब्रेन में डेब्रिस कैसे पैदा होता है कि ये जो न्यूरॉन एज हो गए थे, जिनकी एजिंग हो गई थी, ये ब्रेक डाउन हो जाता है न्यूरॉन्स का ब्रेन में, जिसकी वजह से प्लेग फॉर्मेशन हो जाते हैं। और ये एक्चुअल में ड्रग एडुकैनुमाब ये क्या करेगा, ये एडुहेल्म के नाम से इसको ब्रांड नेम है इसका ये। तो इसमें क्या होता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होती है, ठीक है, ये डिज़ाइन की गई है कि ये अमोइलॉइड बीटा एक प्रोटीन होता है जो विच इज़ एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्लेग्स इन ब्रेन, ठीक है। तो ये उस बीटा अमोइलॉइड बीटा जो प्रोटीन है उसको ये एंटीबॉडी टारगेट करेगी, उसको ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है। कैसे होता है कि ये एक एंटीबॉडी है जैसे, ठीक है, और ये बीटा अमोइलॉइड प्रोटीन है। एंटीबॉडी का क्या काम होता है कि ये इसको एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। ये जो अमोइलॉइड बीटा प्रोटीन है इसको एंटीजन बोलते हैं, ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है, ठीक है, ये एंटीजन है, ठीक है। अब क्या होगा इस केस में कि ये इसके साथ बाइंड करेगी और इसको डिग्रेड कर देगी, ये इसको डिग्रेडेड फॉर्म में बीटा अमोइलॉइड में ऐसे दिखा रही हूँ, ठीक है, ऐसे। तो ये केस होता है, ये इस तरीके से एंटीबॉडी काम करती है कि ये एंटीजन के साथ बाइंड करती है, एंटीजन को डिग्रेड कर देती है, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी डिज़ाइन की गई है बीटा अमोइलॉइड के अगेंस्ट की गई है कि बीटा अमोइलॉइड को ब्रेक डाउन करती है इस प्रोटीन का जो कि प्लेग फॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड है। एडुहेल्म जो है ये बेसिकली इट एम्स एट ऑल्टरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज, ये स्लो डाउन करती है। अब देखो वो प्लेग फॉर्मेशन को कम, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो दवाई है पैनेशिया है कि मतलब ये एकदम से जड़ से बीमारी को ख़त्म कर देगी, ये बस कोर्स ऑफ डिजीज़ को स्लो कर देती है, ठीक है, बाय इम्पैक्टिंग उसका जो रूट कॉज है उसको पकड़ के, ठीक है। अब इंडिया में अल्जाइमर्स कैसे डील होता है, इंडिया में थोड़ा सा सोशल कैरेक्टर ऐसा है कि इंडिया में ये डिजीज़ जो है इसको अब धीरे धीरे रिकग्निशन मिल रहा है। एक्चुअली इंडिया में क्या होता है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं डिमेंशिया के, अल्जाइमर्स के, इनको मेंटली रिटार्डेड, मेंटली वीक, डिप्रेशन ऐसी चीज़ों के साथ इनको रिलेट किया जाता है और दे आर यूजली लेस सीरियसली कंसीडर्ड, ठीक है। तो क्या होता है कि जब तक छोटे मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर या फिर रजिस्ट RMP से हम
पहुंचते हैं न्यूरोलॉजिस्ट तक अपना इस डिमेंशिया के पेशेंट को लेके, तब तक एक बहुत इरिवर्सिबल हार्म होता है, पेशेंट को ऑलरेडी हो चुका होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वाइल देयर इज, पढ़ लेते हैं इसको, देखते हैं कि वाइल देयर इज अ स्लो बट growing recognition that dementia is a major public health problem, doctors say that there are low acceptance level among the families. A lot of time is spent refuting the problem and taking the multiple opinions till the time that the patient worsens, and then it is taken to the neurologist. Sometimes there is also no sympathy about the patient not being able to remember anything, and their condition is attributed to the mental weakness and depression. ठीक है, लेकिन अगर एक बार डायग्नोज हो जाती है डिजीज तो हमारी कंट्री में, तो उसका ट्रीटेबल क्या सिस्टम क्या करते हैं कि उसके मेमोरी लॉस को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, इसके सिम्टम्स को रिलीव करते हैं। यूजुअली 4 तरह की मेडिसिन दी जाती है। सबसे पहले इसको ब्लड थिनर देते हैं, क्योंकि डिमेंशिया के पेशेंट्स में ब्लड वेस्कुलर ब्लॉकेज देखने को मिलती है, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज देखने को मिलती है, तो उसके लिए ब्लड थिनर दी जाती है। फिर उसको मेमोरी एनहांसिंग मेडिसिन दी जाती है, जो यूजुअली मेमोरी को एनहांस नहीं करती है, बट वो न्यूरॉन्स की एज को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करती है बाय फैसिलिटेटिंग द कंडक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स, की जो इन्फॉर्मेशन रिले होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर, उसको थोड़ा फैसिलिटेट करती हैं। सम पेशेंट्स डू नॉट टॉलरेट सम ड्रग्स, कुछ पेशेंट्स एक्चुअली क्या है कि इसमें बहुत कॉशन से डिसाइड करना पड़ता है इसके ड्रग की रेजीम को, इसका प्रोग्नोसिस को, बिकॉज पेशेंट्स की यूजुअली एज 60 के आसपास होती है और पेशेंट जो है वो ड्रग्स को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पेशेंट्स ड्रग को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसको साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ऑलरेडी उनकी एज काफ़ी है, तो हमें बहुत ध्यान से उनकी जो ड्रग रेजीम है उसको देखना पड़ता है बहुत कॉशियसली, और यूजुअली लो डोज जो है डिज़ाइन करनी पड़ती है इनके लिए। लास्ट न्यूज़ आइटम आज की है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की क्या न्यूज़ है कि अनूप चंद्र पांडे जो हैं यूपी कैडर के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, उनको इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसको इलेक्शन कमीशन इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। इसकी और पावर क्या है, इट प्रोवाइड्स, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द पावर सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू फर्स्ट पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि इलेक्शन कमीशन जो है एक परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर बनी है, एंड ये फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाती है इंडिया में। ठीक है, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड फॉलोइंग प्रोविजन, क्या है कि इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एज प्रेसिडेंट मे फॉर्म टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट फिक्स करता है कि कितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल बी मेड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट करता है। When any other election commissioner is appointed, the chief election commissioner shall act as the chairman. अगर एक से ज़्यादा इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो चेयरमैन की तरह काम करता है। President may also appoint after consultation with the election commission such regional commissioners as he may consider necessary to assist the election commission. अगर इलेक्शन कमीशन को रीजनल कमिश्नर्स की ज़रूरत है इलेक्शंस को असिस्ट करने के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उसको आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, नॉट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। द कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड द टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर एंड द रीजनल कमिश्नर शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, सो ये था इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। ठीक है, कि उसकी जो कंडीशन है सर्विस की, टेन्योर ऑफिस का, ये सब जो है ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का भी और रीजनल कमिश्नर्स का भी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। सो आज का न्यूज़ आइटम यही थी। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ। सो टिल देन गुड बाय। और ये जो PDF है इसका, इट विल बी अपलोडेड इन द टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप इसकी PDF को एक्सेस कर सकते हैं और जो क्वेश्चंस भी पोस्ट कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।